नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को 6.5 महीने यानी कि करीब 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में अभी 3 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती है। सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे जल्द कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। सरकार अब उस कानून में संशोधन करने जा रही है जिससे महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले मंत्रियों के ग्रुप यानी जीओएम ने इस प्रपोजल को पहले ही हरी झंडी दे दी है। लेबर मिनिस्ट्री ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव करने के लिए सरकार के पास प्रपोजल भेज दिया है। अगर ये प्रपोजल मंजूर हो गया तो भारत दुनिया के उन 40 देशों में शुमार हो जाएगा जहां मैटरनिटी लीव 18 हफ्ते से ज्यादा की दी जाती है। उसमें जो है एक महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का जो है उनको जो है अनुमति देना, और दूसरा जो है जो अभी प्रसूति लाभ है महिलाओं को आज के जो कानून के प्रोविजन में उनको 12 हफ्ता ही वो मिल सकता है। अभी हमारा सरकार ने इसको 26 हफ्ते बढ़ाकर घर में भी बैठ के जो काम कर सकते हैं वो भी जो है हमारे विचाराधीन में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन के मुताबिक महिलाओं को कम से कम 14 हफ्ते की मैटरनिटी लीव जरूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें 18 हफ्ते की लीव मिले। ILO के वर्किंग कंडीशंस लॉज रिपोर्ट 2012 के मुताबिक एशिया और पैसिफिक रीजन के 82% देशों के बिलों में मैटरनिटी लीव के 12 से 18 हफ्ते करने की बात कही गई है। हाल ही में पेश किए गए ILO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रेग्नेंट महिलाओं के वर्क प्लेस छोड़ने का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह उन्हें बहुत कम मैटरनिटी लीव मिलना और काम पर जल्दी लौटने का दबाव है। गौरतलब है कि 7th पे कमीशन ने सरकारी एम्प्लॉइज की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव बढ़ाने से इनकार कर दिया था। मेनका गांधी ने पिछले साल भी दत्तात्रेय को लेटर लिखा था। इसमें वर्किंग वुमेन की मैटरनिटी लीव को 8 महीने करने की बात कही गई थी। हालांकि इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, कौन से देशों में कितनी मैटरनिटी लीव दी जाती है ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहां पर 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाती है, और फ्रांस में 16 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। जर्मनी में 14 हफ्ते लीव दी जाती है, और पोलैंड में 20 हफ्तों की मैटरनिटी लीव है। हंगरी में 24 हफ्ते, और आयरलैंड की बात की जाए तो वहां पर 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है। और डेनमार्क में सबसे ज्यादा, जी हाँ, 52 हफ्तों की मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो अगर इस एक्ट में बदलाव होता है तो जाहिर है महिला कर्मचारियों के लिए बहुत राहत हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे, यूनिटेक की बात करते हैं, जिनके प्रमोटर्स पर एक बार फिर से जेल जाने की तलवार लटक रही है। नोएडा सेक्टर 96 में बन रहे बरगंडी सोसाइटी में फ्लैट के पोजीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि यूनिटेक 12 अगस्त तक फ्लैट ग्राहकों को जुर्माना चुकाए, यानी 1 महीने के भीतर यूनिटेक को ग्राहकों को 5 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। वक्त पर नहीं दिया फ्लैट का पोजीशन, अब यूनिटेक को भरना होगा जुर्माना। जुर्माने में की देर तो होगी जेल। यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दूसरे बिल्डर्स को मिलेगा सबक। देश के बड़े बिल्डर्स में से एक यूनिटेक के डायरेक्टर्स पर एक बार फिर जेल जाने की तलवार लटक रही है। नोएडा में बन रहे बरगंडी सोसाइटी में फ्लैट के पोजीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि यूनिटेक फ्लैट ग्राहकों को जुर्माना चुकाए, और जुर्माना चुकाने की तारीख है 12 अगस्त, यानी 1 महीने के भीतर यूनिटेक को ग्राहकों को 5 करोड़ रुपए लौटाने होंगे, वरना यूनिटेक के डायरेक्टर्स को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल बरगंडी सोसाइटी मामले में खरीदारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें यूनिटेक के खिलाफ वक्त पर फ्लैट का पोजीशन नहीं देने का आरोप था। इस मामले में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन यानी NCDRC ने भी यूनिटेक को फ्लैट बायर्स को हर्जाना देने के लिए कहा था। दरअसल वक्त पर फ्लैट का पोजीशन नहीं मिलना ग्राहकों की आम समस्या हो गई है। हर दूसरे मामले में ग्राहकों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यूनिटेक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ग्राहकों को अच्छे दिनों की उम्मीद जागी है। अब बिल्डर्स की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं आंकड़ों पर गौर करें
तो उद्योग संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक 2014-2015 में 3,540 प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई, लेकिन इनमें से 2,300 पर अब भी काम शुरू नहीं हो पाया है। जिन 1,000 प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है उसमें भी औसतन 33 महीने की देरी है। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में करीब 14 लाख करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स में 964 प्राइवेट कंपनियों के हैं। यूनिटेक का नाम बड़े और विवादित बिल्डर्स में शुमार होता है, लेकिन ग्राहकों के खून पसीने की कमाई अब कोई बिल्डर पचाने से पहले 100 बार सोचेगा कि कहीं उसे भी जेल की हवा न खानी पड़े। रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा। तो मुंबई में बेस्ट की एसी बसों का किराया आज से आधा हो गया है। नया किराया अब कुछ इस तरह हो गया। 2 किलोमीटर की दूरी के लिए 30 के बदले 15 रुपए और 4 किलोमीटर तक के लिए 35 के बदले 20 रुपए आपको देने होंगे, जबकि 6 किलोमीटर के लिए 55 के बदले 25, 10 किलोमीटर के लिए 65 के बदले 35 और 14 किलोमीटर तक के सफर के लिए 80 रुपए के बदले 45 रुपए देने होंगे। 20 किलोमीटर तक सफर करने वालों के लिए 100 रुपए के बदले 60 रुपए किराया होगा। एसी बस का मैजिक मंथली पास का किराया भी घटाया गया। एसी बसों के ऊंचे किराए से यात्रियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए बेस्ट ने फैसला लिया। ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के आने से भी बेस्ट की एसी कैटेगरी की बसों को लेकर यात्रियों का रुझान घटा है। नॉन पीक टाइम यानी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच यात्रा करने पर यात्रियों को अलग अलग कैटेगरी में रियायत दी जाएगी। तो मुंबई के पॉश ऑफिस लोकेशन वाले इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ऑफिस के घंटों के बाद भी जिंदगी गुलजार हो सकेगी। MMRDA ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के प्लॉट्स पर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट का प्रस्ताव किया, जिसके मुताबिक कमर्शियल प्लॉट पर अब फ्लैट भी बन सकेंगे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA ने इससे जुड़े प्रस्ताव का नोटिस आज अखबारों में दिया। प्रस्ताव के मुताबिक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में कमर्शियल यूज वाले प्लॉट पर 30% तक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया जा सकेगा, जबकि रेजिडेंशियल यूज वाले प्लॉट पर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक कमर्शियल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन की छूट होगी। BKC में कई बड़ी कंपनियां और सरकारी संस्थाओं के दफ्तर होने से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन की छूट से बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बड़े अधिकारियों के लिए ऑफिस और घर की दूरी मिट जाएगी। BKC को मेट्रो रेल की 2 लाइनों के अलावा बुलेट ट्रेन से भी जोड़ने की योजना है। साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भी बनाने का प्लान है। इन सभी प्रस्तावों से इलाके में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग बढ़ सकती है। तो अगर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर रेल टूर पैकेज बुक करने जा रहे हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा रकम चुकानी होगी। आज से IRCTC के रेल टूर पैकेज महंगे हो गए, क्योंकि IRCTC ने सर्विस चार्ज 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया। रेल मंत्रालय ने रेल टूर पैकेज की बुकिंग पर IRCTC को सर्विस चार्ज बढ़ाने के निर्देश दिए। फिलहाल IRCTC एक साल में करीब 100 टूर पैकेज देती है। टूर पैकेजेस में कोई रियायत नहीं दी जाती। सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी के बाद पहले 6,360 रुपए में मिलने वाला दिल्ली से गोवा का टूर पैकेज अब आपको 6,913 रुपए में मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक साथ 60 डिजिटल बैंकिंग सेवाएं लॉन्च की। इन सेवाओं के जरिए ग्राहकों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। सोशल मीडिया के जरिए बैंकिंग के लिए SBI मिंगल नाम की सर्विस शुरू की गई। इसके तहत फ्लिपकार्ट से शॉपिंग के लिए ओवरड्राफ्ट की शर्त कम से कम 5,000 रुपए की खरीद पर होगी, जबकि नेत्रहीन ग्राहकों के लिए ऑडियो विजुअल बैंकिंग स्टेटमेंट की भी सुविधा शुरू की गई। काउंटर पर जाकर फॉर्म भरने से फुर्सत मिले, इसके लिए डिजी वाउचर लॉन्च किया गया और डिजिटल वाउचर भरकर ग्राहक सीधे काउंटर पर जाकर कैश निकाल सकेंगे या फिर जमा करा सकेंगे। और खाता खोलने के लिए भी कागजों वाले फॉर्म के बदले डिजिटल बोर्ड होगा, जिसमें सारा ब्यौरा देकर और KYC दस्तावेज दिखाकर फटाफट खाता खुलेगा। ग्रामीण इलाकों में कैशलेस माहौल के लिए SBI डिजिटल विलेज लॉन्च किया गया। SBI के मोबाइल वॉलेट बडी को भी ज्यादा मर्चेंट पार्टनर के साथ जोड़ा गया। सोशल मीडिया पे जो बैंकिंग होती है उसकी शुरुआत किए हैं। उसका नाम हम लोग दिए हैं SBI मिंगल। SBI मिंगल यही चीज़ है कि आप सोशल मीडिया पे जब हो, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे अगर हो तो वहीं से डायरेक्टली आप बैंकिंग कर पाइएगा सिंगल साइन ऑन से। इसके लिए आज के दिन में आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं और रेमिटेंसेस कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत सारे और भी सुविधाएं हम लोग इस पे देने वाले हैं।
अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि 7वें वेतन आयोग और बेहतर मानसून से इकोनॉमी का भला होगा। भट्टाचार्य के मुताबिक वेतन आयोग की सिफारिशें और मानसून अच्छा होने से मांग में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही के सालों में महंगाई की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रही, जिससे मांग में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मानसून अच्छा होने से ग्रामीण इलाकों में आने वाली मांग बढ़ेगी, जिसका इकोनॉमी को फायदा होगा। हालांकि आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल होने पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। तो वो डिमांड अक्रॉस द बोर्ड के लिए 2-3 ट्रिगर्स अभी हम लोग को दिख रहे हैं। एक तो 7th पे कमीशन है, हम लोग को लगता है इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग्स रेट भी बढ़ेगा। सेविंग्स रेट इस बार आपको मालूम होगा बहुत कम है। फॉर द फर्स्ट टाइम सेविंग्स इन बैंक्स हैज़ फॉलन बिलो 10%, जो चिंता की बात है। लेकिन अगर ये पे कमीशन आ गया तो इसके चलते हम लोग को लगता है कि सेविंग्स रेट पे फिर बढ़ोतरी आएगी। दूसरी चीज़ है मॉनसून्स, और मॉनसून्स अगर एज पर प्रेडिक्शंस हो तो रूरल डिमांड जो है ये भी बढ़ेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनएसई में अपनी 5% हिस्सेदारी बेच दी। यह हिस्सा 911 करोड़ रुपए में बेचा गया। एसबीआई ने यह हिस्सेदारी मॉरिशियस के वेरासिटी इन्वेस्टमेंट को बेची। 5% हिस्सा बेचने के बाद एसबीआई की एनएसई में 5.19% हिस्सेदारी बची। एसबीआई कैपिटल की एनएसई में 4.33% हिस्सेदारी होगी। आईपीओ के प्लान से पहले कई संस्थाओं ने एनएसई में हिस्सेदारी बेची है। जुलाई सीरीज की आज शानदार शुरुआत हुई और बाजार 8 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। 20 अक्टूबर 2015 के बाद निफ्टी ने 8,300 के पार क्लोजिंग दी। विदेशी बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई और बाजार ने साल 2016 की नई ऊंचाइयों को छुआ। सेंसेक्स 145 और निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में तेल, गैस, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और फाइनेंस कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी रही, तो वहीं आईटी इंडेक्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम लगता है निफ्टी में बाकी है, तो हम लोग मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन रखनी चाहिए। अब आपको जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करना है 8250 तक, अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अब 8250 के नीचे बाजार नहीं जाता है तब तक मेरे ख्याल तेजी मेंटेन रहनी चाहिए। और अपसाइड टारगेट्स, क्योंकि 8500 में कॉल राइटर सबसे एग्रेसिवली जुड़ा हुआ है, तो 8450 से 8480 के बीच में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो वहां तक आप अपना लॉन्ग पोजीशंस को ओपन रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस 8250 होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। एबी मनी के हेमंत ठुकराल का कहना है कि बाजार में तेजी जारी रहेगी, जैसा कि अभी हमने आपको सुनवाया। और उधर महानगर गैस का आईपीओ अपने इशू प्राइस से 28% प्रीमियम के साथ 540 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। कंपनी के आईपीओ का इशू प्राइस 421 रुपए प्रति शेयर था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 1040 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 380 से 421 रुपए प्रति शेयर था। आईपीओ 64.54 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और महानगर गैस देश की दूसरी सबसे बड़ी सीएनजी रिटेलर कंपनी है। महानगर गैस में आईपीओ के जरिए गेल और ब्रिटिश गैस एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स ने अपनी 12.5% हिस्सेदारी बेची। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा घटकर 75% रह गया। हालांकि इस आईपीओ से कंपनी को कोई रकम नहीं मिली है। मॉरिशियस के बाद सरकार जल्दी साइप्रस के साथ भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि DTAA साइन कर सकती है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अढ़िया ने कहा कि इस बारे में 28 और 29 जून को दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। DTAA साइन होने पर 1 अप्रैल से साइप्रस रूट के जरिए भारतीय बाजारों में निवेश करने वाली कंपनीज के कैपिटल गेन्स पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स वसूल करेगा। हालांकि 1 अप्रैल 2017 से पहले के निवेश पर पहले की तरह फायदा मिलता रहेगा। साइप्रस रूट का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप की कंपनियां भारतीय बाजारों में होने वाले निवेश पर टैक्स नहीं देने के लिए करती थी। सरकार ने 2013 में साइप्रस को ऐसे देशों की कैटेगरी में डाला था जहां से आने वाले निवेश की कड़ी जांच पड़ताल होती थी। There was an official level meeting between India and Cyprus which took place on 28th and 29th of June this year. They had come to New Delhi and they have agreed to give India the power for capital gain taxation from 1/4/2017, and that initial protocol is signed, and once the competent authorities of both the countries approve the protocol, then we will be signing the final amendment to the double tax amendment agreement.
तो जून में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री करीब 14% गिरकर 98,840 यूनिट्स रह गई। कंपनी की घरेलू बिक्री भी 10.2% गिरकर 92,133 यूनिट्स रह गई। इस दौरान मारुति की छोटी कारों की बिक्री 19.3% गिरकर 27,712 यूनिट्स रह गई है, जबकि कॉम्पैक्ट सेगमेंट गाड़ियों की बिक्री 12.5% गिरी है। जून में हुंडई की बिक्री बढ़ी है। हुंडई की कुल बिक्री 7% बढ़कर 55,713 यूनिट्स हो गई और इस दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री 9.7% बढ़ी। उधर रेनो की बिक्री भी दोगुना बढ़कर 11,837 यूनिट्स हुई और अशोक लेलैंड की बिक्री भी 7% बढ़कर 11,108 यूनिट्स हो गई। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 1.32% बढ़कर 5,49,533 यूनिट्स हो गई है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के रास्ते में कानून मंत्रालय ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया। कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय देने के लिए कहा है और मंत्रालय ने इस मामले में फैसलों से जुड़े दस्तावेजों की भी मांग की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सभी नागरिकों के लिए एक तरह का पर्सनल लॉ होगा। इस वक्त देश में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ में प्रॉपर्टी, शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामले आते हैं। लॉ कमीशन की अगुवाई अभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बलबीर सिंह चौहान कर रहे हैं। भारत के संविधान के तहत नीति निदेशक तत्व से जुड़े अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है। तो चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक तरह का ही पर्सनल लॉ होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। संविधान के आर्टिकल 44 के तहत राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है और फिलहाल हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड हैं और इसमें प्रॉपर्टी, शादी, तलाक, वारिस जैसे मामले शामिल होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब तक सहमति फिलहाल नहीं बन सकी। बीजेपी हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में रही है और कांग्रेस ने कई मौकों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और किस तरीके से इसका विरोध भी हो रहा है और दूसरे देशों में कानून क्या है ये भी आपको बताते हैं। फ्रांस में सभी नागरिकों पर कॉमन सिविल कोड लागू है। ब्रिटेन में भी सभी नागरिकों पर इंग्लिश कॉमन लॉ लागू है और अमेरिका में फेडरल स्तर पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। जर्मनी और उज्बेकिस्तान में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू है। तो दूसरे राज्यों में भी क्या स्थिति है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये भी हमने आपको बताया। और उधर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। महेश शर्मा जी, बीजेपी का ये चुनावी वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड और आज कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगी है और यहाँ तक पूछा कि इस मामले में पीछे पीछे क्या हो रखा है, वो भी रिपोर्ट तलब की है। क्या सरकार करना चाह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? देखिए, ये विषय बहुत लंबे समय से था, प्रस्तावित था और मैं समझता हूँ कानून मंत्रालय, भारत सरकार ने जितना क्या बता रहे हैं ये, क्योंकि कानून मंत्रालय और सरकार का विषय है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के सब के लोगों के लिए कानून व्यवस्था, सभी साधन सभी बराबर होनी चाहिए। ये आम लोगों की एक बहुत बड़ी मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और मुझे खुशी है कि कानून मंत्रालय ने इस विषय में आगे बढ़े। क्या ये माना जाए कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई है? देखिए, चुनाव और विकास ये एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव आते रहेंगे। चुनाव की तारीख फिक्स थी, आज से 5 साल पहले चुनाव की तारीख फिक्स थी कि फरवरी के अंदर चुनाव होने। हम अपने विकास की किसी भी गति को न रोक सकते हैं, न घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं और उस किसी के अंदर इसको किसी भी तरह से चुनाव से ना जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री जी हर दिन, हर घंटा, हर मिनट किसी न किसी तरह विकास के रास्ते पर आगे चलना चाहते हैं। तो देश में बने पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद सुबह करीब 11:15 बजे तेजस ने उड़ान भरी। तेजस ने हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाए। सफल लैंडिंग के बाद तेजस को वाटर सैल्यूट दिया गया। 2017 के मार्च तक मुझे लगता है 6 से लेके 8 एयरक्राफ्ट शामिल हो जाएंगे। अगले बरस हमारी कोशिश है कि 2 लाइंस बनाई जाए और बरस में 16 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो हर बरस 16 इस स्पीड से
मतलब ऑलमोस्ट स्क्वाड्रन पर ईयर इस स्पीड से वो बढ़ता जाए. It's comparable and on par with any fourth generation fighter aircraft that you have in the world today. It is easily the best aircraft that I have flown. बेंगलुरु में सर्वधर्म प्रार्थना के साथ तेजस का वायुसेना में गृह प्रवेश किया गया. वायुसेना के अधिकारियों ने तेजस की एंट्री से पहले नारियल भी फोड़ा. फिलहाल 2 तेजस विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं. तेजस के बेड़े को फ्लाइंग डैगर्स 45 यानी दुश्मन पर और तेज आफत नाम दिया गया है. तेजस को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है. तेजस विमान 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है. तेजस महज 460 मीटर चलने के बाद उड़ान भर सकता है और एक उड़ान में 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है. तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है. तेजस के विंग्स 8.2 मीटर चौड़े हैं. इसकी लंबाई 13.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है, जबकि इसका वजन 6,560 किलोग्राम है. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.